Welcome back to all of you guys. Welcome in another video of MS Biology. As in my previous video, I have discussed about some basic concept and basic terms and terminology frequently used in the genetics. So in this scenario, in this video, I will explain what is the meaning of a monohybrid cross and test cross, back cross with certain examples, and also I will focus on the that content from where the examinations has asked so many questions from these topics. Okay. सो बेसिकली इस आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड टेस्ट हाइब्रिड क्रॉस या बैक क्रॉस का क्या मतलब होता है। और अगर आप जेनेटिक्स में इन टर्म्स को या इन क्रॉस को समझ लेते हैं तो क्या आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और कैसे आगे के रिजल्ट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। और क्या मैसेज या क्या इंफॉर्मेशन ये कन्वे करते हैं। अगर किसी भी स्टडी में अगर टेस्ट क्रॉस कराया जाता है उसका कुछ मीन होता है, बैक क्रॉस कराया जाता है तो फिर उसका कुछ मीन होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग फोकस करेंगे कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बेसिकली गोल हमारा यही होता है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उन टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस हमसे पुटअप किए जाए एग्जाम में वो हमारा एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो बन जाए, राइट। सो बेसिकली टू ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का। नंबर पहला कि इन जो मेंशन टॉपिक हैं दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, इन क्रॉस के बारे में आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में समझाया जाए। साथ साथ आपसे आपको उस चीज पे फोकस भी कराया जाए जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो ये दो ऑब्जेक्टिव को लेकर के मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और होपफुली कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेसिकली इन दोनों तीनों टॉपिक्स जो मेंशन किए गए हैं उन पे शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर रह जाती है तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप आसानी से पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। सो स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम लोग यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अच्छे से आपको पता है कि जेनेटिक्स में हम जब भी कोई बात करते हैं तो वहाँ पे कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, और जो भी कोई कैरेक्टर होता है वो बेसिकली डीएनए के पार्ट मीन्स जीन से क्या किया जाता है, इनकोड किया जाता है। सपोज अगर हमारा ये कोई डीएनए का फ्रेगमेंट है तो इस छोटे से स्ट्रेच को हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, दैट इज द जीन बोल देते हैं, राइट। तो जीन मीन्स दैट इज अ फंक्शनल पार्ट है आपके डीएनए का, जो कि किसी न किसी एक प्रोटीन्स को या किसी न किसी एक करेक्टर को क्या करता है, कोड करता है, राइट। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एक जो जीन होता है वो दो एलील से मिलकर के बना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला जो जीन है, मान लीजिए सपोज कि प्लांट के हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट मीन्स टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इस फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कोड करने वाले जो जीन हैं उनके जीनोटाइप क्या कहलाएंगे, दैट इज सपोज लाइक एज कैपिटल टी या इट माइट बी कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। तो ये दोनों जो कैपिटल टी हैं इन दोनों को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एलिल्स बोलते हैं, राइट। सो हम कह सकते हैं कि वन जो जीन होता है वो बेसिकली टू एलिल्स को से मिलकर के बना होता है, या कह सकते हैं कि एक जो जीन होता है वो टू एलिल्स का एक तरीके से कंपोजिशन होता है। इसी को मेंडल ने पहले स्टार्टिंग में क्या बोला था, फैक्टर बोला था। तो उन्होंने भी यही बताया था कि एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई एक वन पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, जिन फैक्टर्स को आज की डेट में हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, एलिस के नाम से जानते हैं। ओके, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और जैसा कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब भी मेल एंड फीमेल का फ्यूजन होता है तो वहां पे मियोसिस सेल डिवीजन होती है और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं गैमेट सेल्स में, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपनी बात करें तो 46 हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर यहाँ से कोई गैमेट्स का सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन होता है और नंबर ऑफ जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, हो जाएंगे यहाँ पे 23 हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर आपका ये मेल है और ये आपका क्या है, सपोज फीमेल है, तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो गैमेट सेल्स होती हैं वो हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या करती हैं, कंटेन करती हैं। ओके, सो यही हाफ मीन्स मदर से और हाफ ही फादर से मिल करके जब इनका फ्यूजन होता है तो क्या बन जाता है, दैट इज द जाइगोट बन जाता है, राइट। तो बेसिकली हम लोग इस चीज को समझना चाह रहे हैं कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है वो कहता क्या है। ओके, सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जैसा कि यहाँ पे सिंपल मोनो मीन्स वन और हाइब्रिड मीन्स हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस। सो अगर हम किसी ऐसे स्टडी के बारे में जेनेटिक्स के कोई ऐसा केस की स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर के बारे में हम लोग फोकस कर रहे हैं, कोई एक करेक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्पसाइज कर रहे हैं, तो ऐसे क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस का जो मतलब है वो यही बताता है कि एट द टाइम ऑफ अ गैमेट फॉर्मेशन जो कोई भी कैरेक्टर को कोड करने वाले जो जीन्स हैं उनके जो फैक्टर्स होते हैं, दैट मीन्स जो एल्स होते हैं,
वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, मीन्स अलग हो जाते हैं जब इनका क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मीन्स ये कैपिटल टी अलग बन जाएगा और ये कैपिटल टी क्या बनेगा, अलग बन जाएगा। और दूसरा चीज ये होता है कि गैमेट फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो फैक्टर होता है, दैट मीन्स एक जो एलील होती है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको दो चीज बताता है, पहला कि किसी भी फैक्टर के लिए, किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होते हैं, उन जीन के जो एलील्स होते हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, एंड ओनली वन जो फैक्टर होता है वो ट्रांसफर होता है क्या, किसके लिए, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट को बनाने के लिए, राइट। तो ये है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब सिंपल यही हुआ कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो उस गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम पे एक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स के एलील्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और गैमेट फॉर्मेशन में सिर्फ कोई एक जो है वो जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब इस लॉ को बेसिकली हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ये एलील्स थे वो आपस में क्या थे, पेयर के फॉर्म में थे, लेकिन जब ये इनका ट्रांसफर हुआ, मींस गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये एक दूसरे से क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए, मींस अलग हो गए। दैट इज वाई इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, इसको हम लॉ ऑफ पेरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जानते हैं। पेरिटी ऑफ गैमेट से मतलब क्या है कि गैमेट पूरी तरीके से प्योर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एक जो फैक्टर होता है उसे क्या करता है, कंटेन करता है। आइदर वो आइदर वो डोमिनेंट हो सकता है या वो रिसेसिव हो सकता है, लेकिन कभी भी गैमेट्स में टू फॉर्म मतलब पेयर के फॉर्म में कोई भी कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर, कोई भी फैक्टर जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है। तो दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सो इनके ये नाम के मतलब थे, मोनोहाइब्रिड का मतलब सिंगल कैरेक्टर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब कि ये जो एलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। प्योरिटी ऑफ गैमेट का मतलब ये हुआ कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक जो फैक्टर होता है वो ट्रांसफर होता है, मीन्स प्योर फॉर्म में होते हैं, उनमें किसी का कॉम्बिनेशन या किसी का भी एसोसिएशन नहीं होता है। दैट इज वाई इनको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इस क्रॉस को समझने के लिए हम मेंडल्स के उस वाले एग्जाम्पल को कोड कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं, जिसमें कि आपको पढ़ाया गया कि टॉल और डार्क के बारे में, राइट। तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बेसिकली हम लोग मेंडल के उस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जिसको हम डोमिनेंस का लॉ भी के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि जो पेरेंट्स है उनका फिनोटिपिक कैरेक्टर, दैट मीन्स ये प्योर टॉल प्लांट है, स्वीट पी का, और ये डॉर्फ प्लांट है, राइट। तो टॉल के लिए जो कैरेक्टर है वो क्या है, दैट इज कैपिटल टी, और डॉर्फ के लिए क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये इनके क्या है, जीनोटाइप्स है, किनके, पेरेंट्स के। और जब यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो इन दो कैपिटल टी में से सिर्फ एक सिंगल टी क्या होगा, आपका यहाँ पे ट्रांसफर होगा, राइट। वैसे सिमिलरली यहाँ पे ये दो जो टी है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डॉर्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो इन दोनों टी में से सिर्फ एक टी क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो ये जो आपके गैमेट्स बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक जो फैक्टर होते हैं उनको क्या करता है, वो कंटेन। सो यही आपको बताता है दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ, कि जो भी कोई एक जीन है जिसके पास दो अल्टरनेटिव एलिल्स हैं, उन दो एलिल्स में से सिर्फ और सिर्फ एक जो एलिल्स होगा वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और दूसरे से क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। दैट इज वाई दिस इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड सिंस a gamete contains single one factor, that means single one alleles, that is why known as the law of parity of gametes। और जब इन्हीं दोनों सिंगल सिंगल गैमेट्स का फिर से क्या होता है, फ्यूजन होता है, दैट मीन्स जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे यंग वंश का फॉर्मेशन होगा, जिसका कि बेसिकली क्या होगा, जो जीनोटाइप होगा वो डिप्लॉयड के केस में हो जाएगा। तो गैमेट जब बनता है तो गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम पे जो सेल डिवीजन होती है वो क्या होती है, मियोसिस सेल डिवीजन होती है, जिसको हम रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो मियोसिस सेल डिवीजन के बाद बेसिकली पेरेंट्स से जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें नंबर ऑफ गैमेट्स क्या होते हैं, जस्ट हाफ हो जाते हैं। दैट मीन्स अगर हम इसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली हमारा ये क्या होगा, दैट इज द n कहलाएगा। तो ये n मीन्स सिंगल सेट ऑफ डीएनए या सिंगल सेट ऑफ जीन या सिंगल सेट ऑफ एलिल्स को बताता है। तो इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल के से मोनोहाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में या लॉ ऑफ पेरिटी के बारे में समझ सकते हैं कि क्या इसका मतलब होता है।
होपफुली ये बेसिकली आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में समझ में आ गया होगा कि इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों बोलते हैं। ओके, सो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइप या फिनोटाइपिक रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं। तो अगर हम लोग इस एग्जांपल को यहाँ पे देख लें तो जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, राइट, अगर ये F1 जनरेशन के हैं, अगर इनका हम लोग सेल्फ क्रॉस करा देते हैं मींस कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो यहाँ पे हमको चार जो है वो फिनोटाइप मिल जाते हैं। दैट मीन्स पहला क्या मिलेगा हमारा कैपिटल टी, ओके, और दूसरा क्या मिलेगा दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर से क्या मिलेगा यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी, और लास्ट में हमको क्या मिल जाएगा स्मॉल टी, राइट। तो इस तरीके से ये जो चार आपके यहाँ पे बनेंगे इसको हम F2 जनरेशन के नाम से जानते हैं। मीन्स F2 जनरेशन का मतलब सेकेंड फर्टिलाइजेशन, कि जब फर्स्ट टाइम में फर्टिलाइजेशन कराया गया तो सारे के सारे पौधे कैसे बन गए, दैट मीन्स टॉल वाले बन गए जिनका कि जीनोटाइप कैसा था, हेट्रोजाइगस था। तो जब इन्हीं को फिर से क्या कराया गया, सेल्फ क्रॉस कराया गया, तो सेकेंड जनरेशन में जो कैरेक्टर देखने को मिले वो कुछ अलग मिले। वो इस तरीके से कि तीन जो पौधे मिले वो यहाँ पे बेसिकली कैसे मिले, दैट मीन्स ये वाले जो मिले वो सब कैसे थे, टॉल थे, जबकि एक सिंगल जो आपको मिला वो क्या मिला, दैट इज द डॉर्फ था, ये वाला। तो इस तरीके से जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर आया वो कैसा आया, दैट इज 3:1 की रेशियो में आया, राइट। 3:1 का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि चार जो पौधे बने उन चार पौधों में से तीन पौधा कैसा हुआ आपका, टॉल हुआ, मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर शो किया, जबकि एक सिंगल जो पौधा हुआ वो क्या हुआ, एंड डॉर्फ हुआ। अब अगर इसको हम परसेंटेज में देखें तो बेसिकली हम कह सकते हैं 75:25%। तो जितना भी नंबर ऑफ पौधा आपको एग्जाम्पल में दिया जाए आप उस हिसाब से नंबर ऑफ प्लांट्स को बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन पर आके दिया जाए प्रॉब्लम कि सपोज कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में टोटल 400 प्लांट्स आते हैं, राइट, और उन 400 प्लांट में से होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का और टॉल प्लांट का और शॉर्ट प्लांट का या डॉफ प्लांट का नंबर कितना होगा। तो आपको यहाँ पे बताना होगा इसी रूल के हिसाब से, जितना भी नंबर आपको यहाँ पे दिया गया होगा उसका 75% क्या होंगे, सब डोमिनेंट वाले कैरेक्टर होंगे, मीन्स टॉल होंगे, सॉरी 75 जो परसेंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर वाला होगा, दैट मीन्स टॉल होगा, और 25% क्या होंगे, दैट इज द डॉर्फ होंगे। तो आप 400 का 75 निकाल सकते हैं, 25% निकाल सकते हैं, जो संख्या आएगी वही नंबर होगा आपका क्या, दैट इज द टॉल प्लांट के बारे में। टॉल प्लांट भी यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दैट इज होमोजाइगस टॉल एंड हेट्रोजाइगस टॉल। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 3 प्लांट आपके टॉल वाले थे उन 3 में से बेसिकली 2 पौधे कैसे हैं, हेट्रोजाइगस है, जबकि एक पौधा कैसा है आपका, होमोजाइगस है। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये होमोजाइगस है, जबकि ये दोनों कैसे हैं, दैट इज द हेट्रोजाइगस है। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का अगर अब जीनोटिपिक रेशियो अगर देखा जाए तो क्या आता है, दैट इज 1:2:1। दैट मीन्स ये फिनोटिपिकली तो बेसिकली क्या होगा, ये एक जैसे दिखाई दे रहा था, मीन्स ये दोनों तीनों पौधे कैसे थे, टॉल थे, लेकिन जीनोटिपिकली क्या है, डिफरेंट है। तो जीनोटिपिक रेशियो कैसा आता है हमारा, 1:2:1, मीन्स 1 होमोजाइगस टॉल, 2 हेट्रोजाइगस टॉल एंड 1 होमोजाइगस डॉर्फ, राइट। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आपसे जो क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है वो यही बनते हैं कि हाँ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट इसे क्या क्यों बोलते हैं या किसको बोलते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा, F1 जनरेशन में जो जीनोटाइप्स होते हैं वो क्या होता है, तो F2 जनरेशन में F1 जनरेशन में तो आपने देखा कि सारे के सारे पौधे कैसे थे, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट थे। तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का मतलब जो भी कैरेक्टर डोमिनेंट रहेगा वो वहाँ पे आपको दिखाई देगा। चूंकि इस एग्जांपल में हमने प्योरिटी ऑफ प्लांट की हाइट के बारे में लिया हुआ था, दैट इज वाई हम यहाँ पे कैपिटल टी के बारे में लिख रहे हैं, राइट। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी पौधों का नेचर जो होगा वो कैसा होगा प्लांट का, दैट इज द हेट्रोजाइगस, और कैरेक्टर कैसा दिखाई देगा, डोमिनेंट वाले प्लांट का, राइट। और F2 जनरेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे 3 चीजें ध्यान में देनी है। नंबर पहला, F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 3:1 होगा, फर्स्ट थिंग।
3 मीन्स दैट इज यहाँ पे 3 पौधे कैसे होंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले, दैट मीन्स टॉल होंगे, और वन प्लांट जो होगा वो कैसा होगा, दैट इज द रिसेसिव कैरेक्टर। अगर आप इसको परसेंटेज में देखते हैं तो परसेंटेज बेसिकली क्या होगा, 75% जो होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले होंगे लक्षण कैरेक्टर्स, और 25% क्या होंगे आपके रिसेसिव वाले होंगे। अब इसी को न्यूमेरिक में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया जिस तरीके से एग्जाम्पल दे करके। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज वो है कि अगर हम जीनोटाइपिक की बात करें तो जीनोटाइपिक में क्या आता है, दैट इज 1:2:1 मीन्स 1 जो होगा वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, 2 जो होगा वो क्या होगा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा, और 1 जो होगा वो क्या होगा, दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव होगा। तो अगर इस जीनोटाइप का अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा तो आप बेसिकली क्या बताएंगे, दैट इज 25:50:25 मीन्स जितने भी पौधे बनेंगे उन सारे पौधों में से 25% क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, जबकि 50% क्या होगा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा, और 25% क्या होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। मींस जीनोटिपिक में जब आप देखेंगे तो होमोजाइगस रिसेसिव का और होमोजाइगस डोमिनेंट का दोनों का नंबर और दोनों का परसेंटेज क्या होगा, इक्वल होगा, और उन दोनों को सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस का हो जाएगा। तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ से सवाल आपसे इसी तरीके से पूछे जाते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि कोई एक स्टडी किया जा रहा है और उस स्टडी में बेसिकली पौधे लिए गए, ठीक है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि हाँ कोई एक स्टडी किया जा रहा है जिसमें फ्लावर के कलर की बात हो रही है, तो मान लीजिए रेड वाले का क्रॉस कराया जाता है व्हाइट वाले से, राइट। और F2 जनरेशन में टोटल, सपोज एग्जांपल के तौर पे F2 जनरेशन में टोटल पौधे जो आते हैं वो कितने आते हैं, मान लीजिए 370 आते हैं, राइट। तो अब आपको बताना है कि इस 370 पौधे में से कितने होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, कितने हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होंगे, कितना फिनोटाइपिक रेशियो आएगा और कितना जीनोटाइपिक रेशियो आएगा। तो ये सारी चीजें आप इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हैं, राइट। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा कि 370 अगर आपके पास प्लांट है तो उन 370 प्लांट में से कितने होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, कितने नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा, कितना होमोजाइगस रिसेसिव होगा, कितना परसेंट पौधा टॉल होगा, कितना परसेंट पौधा रेड होगा, कितना परसेंट पौधा व्हाइट होगा फ्लावर। तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बेसिकली मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या कॉन्सेप्ट होता है, और किस किस तरीके से आपसे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बैक क्रॉस के बारे में कि बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैक क्रॉस का जो पर्पज होता है वो ये चेक करने के लिए किया जाता है कि बेसिकली जो पेरेंट्स हैं उनका नेचर होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, राइट। तो जैसा कि नाम ही बताता है बैक क्रॉस का मतलब ये हुआ कि जो ये हाइब्रिड वाले प्लांट आते हैं फर्स्ट टाइम पे क्रॉस कराने के बाद, इन प्लांट का क्रॉस पेरेंट के या तो डोमिनेंट से या तो रिसेसिव से किसी से भी कराया जाए तो उस क्रॉस को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि F1 जनरेशन मींस हाइब्रिड इनटू क्रॉस जो कराया जाए वो इधर डोमिनेंट या रिसेसिव पेरेंट से अगर करा दिया जाए तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, दैट इज द बैक क्रॉस के बारे में उसको हम बोलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है डोमिनेंट वाले पेरेंट्स का, और रिसेसिव वाले का भी करा करके हम अभी देखेंगे, राइट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेसिकली F1 जनरेशन में जो पौधे आए थे सभी कैपिटल टी स्मॉल टी आए थे, और एक पेरेंट ले लिया गया, दैट मीन्स ये जैसा कि यहाँ पे लिखा है डोमिनेंट मीन्स कैपिटल टी यहाँ पे लिया गया है। तो ये वाले जीनोटाइप किसके हो गया, पेरेंट्स के हो गए, और ये वाला किसका हो गया, F1 जनरेशन का हो गया। तो जब इनका इनका क्रॉस कराया गया तो बेसिकली क्या बना है, कैपिटल टी इनका कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका कराया गया तो कैपिटल टी, फिर इनका कराया गया कैपिटल टी स्मॉल टी बना, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो पौधे आए वो बेसिकली कैसे आए, डोमिनेंट टाइप के मीन्स टॉल टाइप के, मतलब कोई भी पौधा ऐसा नहीं आया जिसमें कि डॉर्फ वाला करेक्टर हो, ओके। अगर हम सेम अगर यही वाला क्रॉस बेसिकली इस वाले से करा दें, मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें किसका, डॉर्फ वाले से, दैट मीन्स कैपिटल स्मॉल टी वाले का, तो आपका जो सीन होगा वो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा जरा देखिए, जब इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, और फिर जब इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा,
और इसका क्रॉस उससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सारे के सारे जो गैमेट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, हेटेरोजाइगस आएंगे, राइट। तो बेसिकली बैक क्रॉस जो होता है वो यही चेक कराने के लिए किया जाता है कि बेसिकली जो पेरेंट, सो इस तरीके से बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि जो बैक क्रॉस होता है उस बैक क्रॉस में हम F1 जनरेशन के जो F1 जनरेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनका पेरेंटल में से किसी का भी, चाहे इधर डोमिनेंट हो या रिसेसिव, किसी से भी हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो ऐसे क्रॉस को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। सो बैक क्रॉस इज बेसिकली इन बिटवीन द F1 जनरेशन, मींस अ हाइब्रिड एंड एनी ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर, राइट। दैट मींस एनी ऑफ द पेरेंट में, किसी ही पेरेंट में से हो सकता है। तो बैक क्रॉस के बारे में आपको तीन चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। नंबर पहला, बैक क्रॉस किसके किसके बीच में होगा, तो हाइब्रिड एंड वन ऑफ द पेरेंट, दैट मींस आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। दूसरा, कराया क्यों जाता है, तो बेसिकली वो इसलिए कराया जाता है ताकि जो डोमिनेंट जो कैरेक्टर होते हैं, मींस जो गुड कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम बेसिकली क्या कर सके, सब में इंट्रोड्यूस करा सके। तो लिटरली बोल सकते हैं दैट इज द री इंट्रोड्यूशन ऑफ अ गुड कैरेक्टर इन ऑल, जितने भी प्रोजेनी बनते हैं उन सभी में, राइट। और इसका मेन जो पर्पज होता है वो बेसिकली क्या है, दैट इज अब ब्रीडिंग प्रोग्राम में इसको हम यूज करते हैं। तो कभी कभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्रीडिंग प्रोग्राम में इनहांस करने के लिए या गुड कैरेक्टर के ट्रांसफर करने के लिए कौन से क्रॉस को हम कराते हैं। सो आंसर इस क्या हो जाएगा, बैक क्रॉस। सो बैक क्रॉस करा करके हम सभी जो प्रोजेनी बनते हैं उनमें हम डोमिनेंट कैरेक्टर को क्या करते हैं, तरीके से ट्रांसफर कराते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि जब हमने हाइब्रिड वाले का क्रॉस किससे कराया, डोमिनेंट का कराया, तो भी यहाँ पे सारे के सारे पौधे कैसे बन गए, टॉल बन गए। जब हमने इसका हाइब्रिड वाले से किससे कराया, डॉर्फ से कराया, तो भी यहाँ पे पौधे हमारे सब कैसे बन गए, दैट इज द टॉल बन गया। तो इस तरीके से टॉलनेस क्या है कि गुड करेक्टर है, मीन्स डोमिनेंट करेक्टर है। तो सारी प्रोजेनी में हमने क्या किया, गुड करेक्टर को ट्रांसफर करा दिया। तो इसका मेन पर्पज क्या होता है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ अ गुड करेक्टर इन द ऑल प्रोजेनी, राइट। मीन्स जो डोमिनेंट करेक्टर होते हैं उनको ट्रांसफर कराने के लिए ये कराया जाता है। और किसके किसके बीच में होगा ये भी आपको बता दिया। तो होपफुली कि बैक क्रॉस को लेकर के अभी मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको बहुत सिंपल से समझ में आ गया होगा कि बैक क्रॉस को हम सिर्फ 3 पॉइंट में समझ सकते हैं। नंबर पहला, बैक क्रॉस जो होता है वो फर्स्ट जनरेशन के जो हाइब्रिड होते हैं उनसे, और किसी भी पेरेंट्स से, दैट मीन्स डोमिनेंट या रिसेसिव किसी से भी हो सकता है, राइट। और बैक क्रॉस हम कराते क्यों हैं, क्योंकि हमारा जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो सारी प्रोजेनी में क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं बैक क्रॉस के बारे में। जैसे आपको दिखाया जा रहा है कि बैक क्रॉस इज द ब्रीडिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विद वन ऑफ द पेरेंट्स, मींस वही बताया गया कि जो हाइब्रिड होते हैं, मींस F1 वाले जो होते हैं, उनका किसी से भी क्या कराया जाए, पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट्स से क्या किया जाए, क्रॉस कराया जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस बताएंगे। बैक क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विद रिसेसिव फिनोटाइप कैन बी कंसिडर्ड एज अ टेस्ट क्रॉस। सो टेस्ट क्रॉस को भी आप यहीं से समझ सकते हैं कि बेसिकली जब F1 जनरेशन का सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव वाले पेरेंट्स से कराया जाएगा, तो बेसिकली उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। टेस्ट क्रॉस जो होता है वो हम क्यों कराते हैं, ये पता करने के लिए कि जो इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, राइट। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को चेकआउट करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस कराते हैं। और ये टेस्ट क्रॉस बेसिकली हमेशा परफॉर्म किया जाता है किसके किसके बीच में, F1 और रिसेसिव पेरेंट्स, राइट। तो एक तरीके से यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि बैक क्रॉस ऑफ F1 hybrid with recessive phenotype can be considered as a test cross, right. F1 hybrid is crossed with the homozygous or homozygous dominant or heterozygous dominant is back cross। आपको बताया मैंने पहले ही, homozygous dominant हो या heterozygous dominant हो, ये सारा मिला अगर क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन से, तो हम क्या बोलेंगे उसको, that is the back cross बोलेंगे। back cross recovers the लाइट जीनोटाइप, मतलब जो भी आपके रिसेसिव वाले कैरेक्टर्स होते हैं उनको क्या करता है, एक तरीके से रिकवर करके फिर जो गुड कैरेक्टर्स वाले होते हैं उनको क्या करता है, मेंटेन कर लेता है, राइट। तो टेस्ट क्रॉस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टेस्ट क्रॉस इज द ब्रीडिंग ऑफ अ डोमिनेंट फिनोटाइप विद अ रिसेसिव फिनोटाइप, ओके। नाउ द टेस्ट क्रॉस और द बैक क्रॉस, जितने भी टेस्ट क्रॉस होते हैं वो सब क्या, बैक क्रॉस होते हैं। क्यों, क्योंकि बैक क्रॉस के
एक वाला जो सीक्वेंस बनता है दैट इज अ डॉर्फ, दैट इज अ रिसेसिव पेरेंट्स और F1 को, उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो जितने भी टेस्ट क्रॉस होते हैं वो सारे के सारे क्या है, आपस में बैक क्रॉस होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑल द टेस्ट क्रॉस आर द बैक क्रॉस, बट ऑल द बैक क्रॉस आर नॉट द टेस्ट क्रॉस, राइट। द F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव जीनोटाइप इज टेस्ट क्रॉस। आपको पहले ही बता दिया कि अगर हम F1 जनरेशन का रिसेसिव से कराएंगे तो क्या कराएगा, दैट इज द टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। और ये कराया क्यों जाता है, दैट इज चेकआउट करने के लिए कि जाइगोट का जो डोमिनेंट फिनोटाइप है वो क्या है, या होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, मतलब डोमिनेंट है या रिसेसिव है, राइट। इस तरीके से आपने देखा कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का जो मतलब है वो क्या होता है, आपने यहाँ पे समझ लिया। सो बेसिकली अगर हम लोग देखें हैं तो हमने देखा यहाँ पे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, और इसके बाद उसका कैसे क्या उसका इंपॉर्टेंस होती है, उसमें परसेंटेज कितने आते हैं, रेशियो कितना आता है F2 जनरेशन में। फिर हमने देखा टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है। सो लास्ट में आपको समराइज कर देते हैं कि बेसिकली मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक जो फैक्टर होता है, दैट मींस एलिल्स होता है, वो ट्रांसफर होता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। और इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एलिल्स होते हैं, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। दैट इज वाई इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी जानते हैं, राइट। बैक क्रॉस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बैक क्रॉस आपको बताया गया कि जो F1 जनरेशन में हाइब्रिड आते हैं उनका किसी भी पेरेंट से, दैट मीन्स डोमिनेंट या रिसेसिव से अगर हम कराते हैं तो जो क्रॉस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। और बैक क्रॉस का पर्पस क्या होता है, यही कि जो जितने भी प्रोजेनी होने वाली है उनमें सभी में गुड कैरेक्टर का क्या किया जाए, रीइंट्रोडक्शन कराया जाए, मीन्स ट्रांसफर कराया जाए, राइट। और इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, दैट मीन्स ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में इसका यूज किया जाता है कि अच्छे जो डोमिनेंट करेक्टर वाले हों सारे के सारे करेक्टर क्या हो जाए, वो ट्रांसफर हो जाए, जिससे कि सारे के सारे जो पौधे हों या उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेनी आए वो सभी क्या हों, गुड करेक्टर को क्या करें, कैरी आउट करें। टेस्ट क्रॉस हमने यहाँ पे देखा कि बेसिकली टेस्ट क्रॉस जो होता है वो F1 जनरेशन के हाइब्रिड से और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट से अगर कराया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और टेस्ट क्रॉस को हम कराते हैं देखने के लिए कि हाँ वो हमारा क्या है, होमोजाइगस मतलब डोमिनेंट है या रिसेसिव है, हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है। इस चीज को चेकआउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये टेस्ट को परफॉर्म कराते हैं। सारे जितने भी टेस्ट क्रॉस होते हैं वो क्या है, बैक क्रॉस होते हैं, बट सारे बैक क्रॉस होते हैं वो टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकते हैं। So this is all about the test cross, back cross, and monohybrid cross, is also known as the law of segregation or law of purity of a gamete. So hopefully uh, it will help you, and if you have any doubt and inquiry regarding this video, so you are most welcome. You can comment in comment sections and I will try to resolve your problem. Thanks, and thanks for watching this video.